नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और देखिए आज की न्यूज मतलब 21 जैन है, बट 20 जनवरी की न्यूज को आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी तो मॉर्निंग में न्यूज आई होगी। अगर कोई बहुत जल्दी करता भी है तो 10 बजे से पहले क्या उसको अपडेट कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 20 जैन 2025 की न्यूज। और देखिए अभी क्या है, आपने कुछ करंट अफेयर के साथ साथ देखा होगा कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन भी जोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी आपके लिए क्या होगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा ना। चलो देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले खुद भी ट्राई कर लिया करो, जैसे आपके पास आता है सबसे पहले आप ट्राई कर लो क्या आता है ना। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है। जैसे ये पेपर में भी आया, चर्चा में है, तो ही मैंने इसको पढ़ा रखा है, अदरवाइज तो बहुत सारे हैं। अब इसमें ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। अभी कल की डेट में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो ये चर्चा में रहा, उसका क्वेश्चन पूछने के भी हाल ही में हाथी रेस्क्यू सेंटर का जो एक उद्घाटन किया है वो किस प्राणी उद्यान से संबंधित है। तो अशफाक उल्ला खान, किस राज्य का मामला, उत्तर प्रदेश, ये कहां पड़ेगा, गोरखपुर। मुख्यमंत्री जी भी गोरखपुर से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। ठीक है, उनकी विधानसभा सीट वही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ जाएगा ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने कल भी क्लास जो पढ़ाई थी तो हमने कहा था रात में कि अब पैटर्न चेंज हो गया है। अब पैटर्न क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। आप मान के चलो कि जैसे एक बच्चे ने पूछा भी था, सर लूसेंट से पढ़ लें क्या। लूसेंट से पढ़ लो, लेकिन लूसेंट से हमें को कुछ ज्यादा खास बेनिफिट नजर नहीं आता। आप प्राइमरी स्टेज पे ठीक हो, बट सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा दायरा बढ़ा दो अपना ना। तो अभी हाल ही में खो खो, ठीक है, खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। पहली बार ही हुआ है खो खो, ठीक है, और इसको उम्मीद है कि ओलंपिक में भी शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन होगा, नेपाल है, इंडिया है, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो राइट आंसर इंडिया ही जीता है। और खास बात है दोनों में जीता है, महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी। ठीक, अब इसकी हम लोग देख लेंगे व्याख्या कि किस तरीके से क्या क्या है। व्याख्या में बहुत कुछ क्लियर हो जाता है आपका। देखो, कह रहे विश्व खो खो कप 2025, ये वर्ल्ड खो खो कप है जिसकी पहली बार मेजबानी इंडिया ने की है ना। तो भारत में महिला और पुरुष टीम दोनों में नेपाल को हराकर जीत लिया है। इसमें कुल खिलाड़ी 12 होते हैं। ध्यान रखेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो लोग। कुल खिलाड़ी 12 होते हैं, बट मैदान में जो उतरते हैं वो 9 होते हैं। इन केस मान लो कोई खिलाड़ी कहीं कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें से एक उसका एक ऑप्शन बन जाएगा। ऐसा हर गेम में होता है, क्रिकेट में भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान एक टीम में 9 खिलाड़ी शामिल होते हैं। इस खेल का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। कहां पर हुआ, नई दिल्ली ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इंडिया में कहां हुआ ना। 13 से 19 जनवरी के मध्य हुआ। ये एक पॉइंट समझ में आपको आ गया। खो खो का पहली बार हुआ है। विश्व खो खो कप का आयोजन कहां किया गया, नई दिल्ली, इंडिया। ठीक है, दोनों महिला और पुरुष वर्ग दोनों में इंडिया टीम ही जीती है और दोनों में नेपाल ही हारा है ना। और इसके बारे में भी और डीप में हम आपको समझाते हैं। अब देखिए कुछ और बातें इनके बारे में पढ़ लीजिए, ये भी आपका क्लियर कर देगा। लिखा हुआ है कि इन खेलों का ब्रांड एम्बेसडर कौन था, सलमान खान। मैस्कट मतलब होता है शुभंकर। तेजस और तारा, देखा होगा दो बने हुए, ये दोनों डियर हैं, मतलब हिरण हैं। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, नीले और नारंगी रंग की खेल की पोशाक थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेते हैं मैस्कट क्या कहता था या इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था ना। तो अंतरराष्ट्रीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष कौन है, सुधांशु मित्तल। ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जब कुछ होता है तो ही उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को लोग पुट करते हैं, अदरवाइज पुट ही नहीं करेंगे। फिर क्या लिखा है, महिला टीम के कैप्टन प्रियंका इंगले और पुरुष टीम के जो कैप्टन है वो है प्रतीक वाइकर। ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि जीता कौन है, इंडिया, हारा कौन है, नेपाल। महिला और पुरुष दोनों टीमों में भारत विजेता है और दोनों में इत्तेफाक से नेपाल ही हारा है। ठीक है, चलो आगे बात देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इतनी बात समझ में आ जाएगी तो इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है कि इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा कहां शुरू की। देखिए ये इस समय क्या है, जो चिप वाला मामला है ये बहुत बूम पे चल रहा है।
इसको प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया लेवल पर तो कर ही रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ चिप फॉर्मेशन में अपने आप का फ्यूचर बनाइए। तो इसमें ऑप्शन क्या है? इसमें ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा ना। अब इसमें हम लोग देख लेंगे, जापान की इतोमा माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर सिलिकॉन कार्बाइड चिप का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर इन केस कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मालूम चला हमने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया और बाय द वे हमसे भी कहीं मिस्टेक हो गई, तो आप लोग अगर पढ़ते हो जरा सा भी मन में डाउट आता है, देखिए मुझे डाउट होता नहीं है, फिर भी मान लीजिए अब मैं किसी का आंसर की रखता तो मैं उधर मोबाइल के उधर जाता, पहले सबकी आंसर की चेक करता, लिखता, उतना मैं क्रॉस एग्जामिन नहीं करता, उतना दिमाग में सेटअप रहता है कि गलतियां नहीं होती है। फिर भी कल रात हम पढ़ा रहे थे, एक मिस्टेक हो गई, फिर एक विद्यार्थी ने बोल दिया तो उसको सही करा दिया, तो ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो फिर मैं पूरा फुल प्रूफ अपने पास लेके बैठूं, एक कॉपी पेज उस पर लिख के सब रखूं, मैं ज्यादा नोट वोट नहीं करता हूँ। यहाँ भी देखो नहीं लिखा है, तो आंध्र प्रदेश को मारा। अगर फिर भी कुछ डाउट लगता है, पढ़ा होगा तो बता देना आप लोग, ठीक है। इसके बाद ये देख लेंगे, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि हाल ही में तमिलनाडु में कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं KNPP, कुड़नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में छठवें रिएक्टर का निर्माण कार्य किस देश की सहायता से प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा तो ये एक्चुअली में क्या है? रूस की सहायता से है, विद द हेल्प ऑफ रसिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको? तो राइट आंसर तो हमारा रूस हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि छठवें रिएक्टर, कई सारे एक एक पावर प्लांट में कई सारे जो है रिएक्टर होते हैं, राइट। अब जब कई सारे उसमें जो है मतलब रिएक्टर शामिल होते हैं, तो कुड़नकुलम एक्चुअली में क्या है? रूस के सहयोग से ही डेवलप किया गया है, और सबसे बड़ा प्लांट भी, पावर प्लांट भी है। अब इसमें क्या है कि हम लोग देख लेंगे इसकी व्याख्या, और ये थोड़ी हमने डीप में कर दी है, ठीक है, बताना कैसा लगा। कुड़नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 1988 में, ठीक है, रसिया की सहायता से तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। अभी कुल 5 इकाइयों के माध्यम से 1000 मेगावाट की ऊर्जा बनती है, छठवां और बन जाएगा। भारत सरकार का लक्ष्य 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावाट करनी है, ये उनका भी टारगेट है, ठीक है। टारगेट चेंज होते रहते, कुछ चीजें और हमने दी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिहाज से। एशिया और भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा उसका नाम है, ठीक है, ये मुंबई में स्थापित किया गया था, लेकिन ये 2009 में बंद कर दिया गया ना। लेकिन क्वेश्चन तो बनता ही बनता, पहला कौन सा है? भारत का पहला न्यूक्लियर पावर जो प्लांट है वो तारापुर है, ठीक है, महाराष्ट्र, अमेरिका के सहयोग से है। 2024 तक भारत में 24 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो वर्किंग में है, जो हमारे 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट में कार्यरत है। यानी भारत में जो एनपीपी की संख्या है इस समय वो 8 हो गई है। अभी हम बता देंगे आठों कौन कौन है। फिर ये देखो, ये बात पढ़ लेंगे हम लोग, यहां पर लिखा हुआ है कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम एंड फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनको भूलेंगे नहीं। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का क्या है, इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं ना, बात समझ में आई नहीं आई? फिर क्या लिखा है कि कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट पूर्णतया स्वदेश निर्मित है। कल्पक्कम कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु, मद्रास, ठीक है। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर फतेहाबाद जो है जिला यानी फतेहाबाद जिला हरियाणा। गोरखपुर एक विलेज पड़ता है, यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, हरियाणा वाला है, ठीक है। और इसकी आधारशिला 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी थी। अभी आगे हो सकता है इसके बारे में और आपको पढ़ने को मिल जाए, इसकी क्षमता वगैरह क्या है, कार्यक्रम अब इसका कार्य शुरू हो। देखिए आधारशिला रखने का मतलब होता है सिर्फ एक प्रकार से उसकी भूमिका को, ठीक है, फिर बनने में 4, 5, 10 साल, 8 साल जो भी समय लगता हो तब जाके तैयार हो जाएगी, राइट। इसके बाद क्या है, भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात से हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और अब इंडिया क्या है, अब इंडिया ने एक लक्ष्य बना लिया है कि 2047 तक हम बन जाएंगे विकसित राष्ट्र। तो विकसित राष्ट्र का सपना साकार करने के उद्देश्य से ये क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने की मुहिम है, ठीक है। इसके बाद फिर देख लीजिए कुछ और संबंधित बातें जो परमाणु से हैं। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते, INS अरिहंत।
भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन है, ठीक है। पहला अरब देश का नाम क्या है, संयुक्त अरब अमीरात, नाम क्या है, बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट, पहला अरब कंट्री। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, फिर रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। विश्व की सबसे मतलब शक्तिशाली परमाणु सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अभी रूस ने किया हुआ है, विश्व की सबसे पावरफुल। इसके बाद क्या है पॉइंट, इसके बाद है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण था 18 मई 1974 पोखरण, कहां से किया है, पोखरण राजस्थान। ध्यान रखेंगे, इंडिया ने दो ही बार एटॉमिक परीक्षण किया हुआ है, एक बार इंदिरा गांधी जी के समय पर और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर। दोनों का प्लेस एक है, पोखरण 1 पोखरण 2, मतलब राजस्थान, ठीक है। पहले वाले का जो ऑपरेशन कोड था वो स्माइलिंग बुद्धा था। अभी भी कुछ पेपरों में ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के तौर पे पूछे जाते हैं, उनको ध्यान रखेंगे हम लोग। क्या लिखा है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा परीक्षण कोड का नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 पोखरण राजस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, ठीक है, कुड़नकुलम, ठीक है, यहां अभी हमने आपको पढ़ाया था कुड़नकुलम, इसको सही कर लीजिए, कुड़नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है, अभी जो रूस की सहायता से, जिसकी 6वीं रिएक्टर की बात कर रहे थे हम। इसके बाद क्या है पॉइंट, करें भारत में परमाणु ऊर्जा के जो संस्थापक हैं वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है, बार बार इसको बोल रहे हैं, याद कर लीजिएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजीत कुमार मोहंती, मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है। विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा वाला देश बोलिविया है, ठीक है। बोलिविया कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बोलिविया किस कॉन्टिनेंट का देश है, तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश, सॉरी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है। फिर लिखा है कि परमाणु यानी परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त, अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस 26 सितंबर, ठीक है। अभी भी कुछ और पॉइंट है, उनको देख लेंगे। अब देखिए, भारत के जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो अभी 8 हैं प्रेजेंट टाइम में, और 8 वर्किंग में है। इनके आप नाम देखते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देख लो, और ठीक है, यहां तक देख लो। फिर लिखा हुआ है काकरा पार, जैसे पहला इसको कर लो, ठीक है। 1993 में कहा है, गुजरात किस कंट्री के सपोर्ट से है, कनाडा से। कलपक्कम या मद्रास 1984 तमिलनाडु, ये अपने सपोर्ट से है। नरोरा उत्तर प्रदेश 1991, ठीक है, रसिया के सहयोग से है। कैगा कर्नाटक 2000 कर्नाटक इटसेल्फ, ये मतलब स्वयं से। रावत भाटा 1973 राजस्थान, कर्नाटक सहयोग से। तारापुर 1969 महाराष्ट्र और अमेरिका सहयोग से, ठीक है। इसके बाद क्या है पॉइंट, कुड़नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 2013 तमिलनाडु और रूस, ठीक है। फतेहाबाद 2014 में, ठीक है। फतेहाबाद अभी हमने जो बताया गोरखपुर गांव और स्टेट हरियाणा, इसकी आधारशिला डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा रखी गई थी। 2028 तक इसकी पहली यूनिट तैयार हो जाएगी और इसकी ऊर्जा क्षमता 2800 मेगावाट होगी, ठीक है। अभी लेकिन ये प्रोसेस में नहीं है, ये अभी अभी क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन में ही काम चल रहा है, अभी एक्टिविटी होने लगी कुछ समय के बाद ना। तो ये उत्तर भारत का पहला है, ध्यान रखेंगे। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा होगा, ठीक है। जाहिर सी बात, जितने भी प्लांट होते हैं इनसे ऊर्जा की ही सप्लाई होती है देश में, बिजली का, ठीक है, सपोर्ट होता है। इसके बाद क्या पॉइंट है, इसके बाद पॉइंट है, ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। लिखा है, अभी हाल ही में ईरान ने तेहरान की जगह पर दूसरी राजधानी बनाने का निर्णय लिया है, वो होगी, ठीक है, अर्दबिल है, पर्सपोलिस है, मशहद है, मकरान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मकरान। देखिए होता क्या है, राजधानी क्यों बदली जाती है, सबसे बड़ी बात, ये तो राजधानी की आबादी ज्यादा है, आबादी ज्यादा होती है तो रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं उस लेवल से उसके होने चाहिए। अब क्या है कि 90 लाख की आबादी है प्रेजेंट टाइम में तेहरान की, सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है ईरान का। अब आप सोचो कि वहां पर एक तो जल की प्रॉब्लम है, फिर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है,
तो जिस तरीका वो हर व्यक्ति राजधानी, जैसे दिल्ली के बारे में देख लो, हर आदमी राजधानी में ही रहना चाहता है, तो इसीलिए प्लान है। अब ये तो ऊपरी हिस्से में आती थी, जो मकरान है ये निचले वाले हिस्से में आ जाएगी, यानी ईरान का साउथ वाला हिस्सा, तो भारत से थोड़ी नजदीकी भी इसकी करीब हो जाएगी, चाबहार पोर्ट के पास हो जाएगी, तटीय राजधानी बन जाएगी मकरान। मकरान का संबंध अगर आप देखें तो इतिहास से भी है, ठीक है। जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था तो राजा पोरस से जब युद्ध करके वो यहां से जा रहा था वापस, तो उसकी 1/3 जो सेना थी वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से मौसम की मार से, पानी के अभाव में और गर्मी की वजह से 1/3 सेना उसकी वही मर जाती है। तो अलेक्जेंडर का भी संबंध कहीं ना कहीं मकरान से ही है, इतिहास में देखेंगे तो ये सब चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे हमारे यहाँ देखेंगे, मालूम चला कि जो है कजाकिस्तान, जिसने अपनी राजधानी जो है अस्ताना से बदल के नूर सुल्तान की, नूर सुल्तान से बदल के फिर अस्ताना कर दी, ठीक है। ऐसे कई कंट्री हैं जो अपनी राजधानी बदलते, कुछ करेंसी भी बदलने का प्रयास करते हैं ना, ये बात। जैसे ईरान अपनी करेंसी को भी मत बदल रहा था, तो मान कर रहा था। चलेंगे अगला पॉइंट देखेंगे। अभी हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति यूएनसीबीईडी में शामिल हुआ। इस संस्था की स्थापना कब हुई थी ना, तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे। और इसके ये ऑप्शन दे रखे हैं, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2014 में शामिल हुआ, सॉरी 2014 में यूएनसीबीडी की स्थापना हुई। अब यूएनसीबीडी है क्या, पहले इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंसेस, ठीक है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की ही एक जो है एजेंसी है ये। अब क्या लिखा है, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। वैश्विक सांख्यिकी प्रणालियों को मजबूत करना इसका उद्देश्य। इसमें 31 देश शामिल हैं और 16 अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, इसको पढ़ लेंगे तो ये काम हो जाएगा ना, ठीक है। बाकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अभी हाल ही में इंडिया इसी का मेंबर बन गया है। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये भी है कि अभी हाल ही में इंडिया किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मेंबर बना, तो यूएनसीबीईडी। इसकी स्थापना 2014 में हुई और इसका मकसद हमने बता दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट इंडिया मेंबर बना तो इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है देख लेंगे, इसको भी हम लोग। लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में एल&टी लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहां से लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप विश्वास रखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डिफिनेट मिलेंगे आने वाले समय में। वो बात अलग है कि बच्चे धीमे धीमे जान रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आगे मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं चीजें और अच्छे से खुल के आएंगी। फिर क्या है, चेन्नई है, मुंबई है, विशाखापट्टनम, गोवा, कुछ इस तरीके के ऑप्शन हो सकते हैं, बेंगलोर हो सकता है, बेंगलोर कुछ भी दे दे ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या होगा, चेन्नई होगा। लिखा है आईएनएस उत्कर्ष को चेन्नई के निकट कट्टुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है ना, ये चीज हो गई। थोड़ा एक पॉइंट और होगा, अभी हमने बोला था कि ये जो लिखा है ना कि भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत ना, तो पहला फिर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पहले का भी आंसर हमने दे दिया है, ठीक है। इसको भी देख लेंगे आप लोग, पहला वाला भी देख लीजिए। पहला बहुउद्देशीय जो मतलब युद्ध पोत, उसका नाम है आईएनएस समर्थ। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। वो आईएनएस उत्कर्ष है, ये आईएनएस समर्थ है। कभी कभी एग्जाम देते वक्त ये सारी बातें याद नहीं आती, जल्दबाजी में हम लोग गलत कर देते हैं ना। इसके बाद क्या पॉइंट है, अभी हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यारण शुरू किया है, सॉरी कौन सा अभ्यास शुरू किया है, डेविल स्ट्राइक, मास्टर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और हम्प स्ट्राइक। राइट आंसर है डेविल स्ट्राइक, ठीक है। 16 से 19 जनवरी के मध्य सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। समझ गए इस बात को। चलो इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने। अगला पॉइंट है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, राघवेंद्र सिंह, उपेंद्र कुमार द्विवेदी, बी श्रीनिवासन। ये तो एनएसजी वाले हो गए, ये तो सेना वाले हो जाएंगे ना। ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इज द राइट आंसर। सबसे बड़ी खास बात है, ये उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है वहीं के स्टूडेंट भी रहे हैं, और ये असम कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, जिनको सीआरपीएफ का डीजी बनाया गया। 2027 तक ये अपने पद पे बने रहेंगे, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है सीआरपीएफ, ठीक है। इसके बाद जो है एक हमने क्वेश्चन नहीं बनाया, बट एक ऐसे ही पॉइंट हमने दे दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट ये भी है
न्यूयॉर्क से न्यूज है ये। दुनिया भर के देश मतलब चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए नए नए मिशन भेज रहे हैं। इससे अंतरिक्ष में बढ़ती गतिविधियों से चांद को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऐसे में पहली बार चंद्रमा को विश्व स्मारक कोष WMF ने सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। चांद को 25 खतरे में पड़ी विरासत स्थलों की सूची में रखा गया है। यानी जो हमारी विरासतें हैं 25 हैं, उसमें से चांद को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात, अभी देखा होगा सभी लोग चांद पर ही जाना चाह रहे हैं, सबका उद्देश्य मिशन एक ही, चांद पे जाओ। ठीक है, तो आज का सेशन यानी जो 20 जनवरी की न्यूज है वो मैंने कवर करा दी। 21 की जैन आपको 22 तारीख की मॉर्निंग में मिल जाए। कभी कभी क्लास लेट हो जाती है तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्लास हमने कहा है कि हम जरूर देंगे, या हो सकता है कभी कोई मेरी व्यस्तता हो जाए कि मुझे पढ़ाने जाना पड़ गया, मैं टाइम, क्योंकि देखिए न्यूज तो हम आपको देते हैं 15 मिनट की, 10 मिनट की, बहुत ज्यादा हो गई तो 18-20 मिनट की, लेकिन ये 15 मिनट के लिए हमको 2 ढाई घंटे तो देने पड़ते हैं ना, क्योंकि हम बिना कोई चीज को सर्च किए, बिना सोचे समझे ऐसे कैसे पढ़ा दें। फिर भी कहीं 1% गुंजाइश बनती है तो बताइएगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और आप सब लोग कभी भी कुछ भी ऐसा लगे तो कमेंट जरूर करिए, मेरा रिप्लाई जरूर आएगा देर सवेर, ऐसा होगा नहीं। और मेरे से कोई फॉल्ट होती भी है तो मैं उसको तुरंत अपोलाइज भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो मैं अपने आप में बहुत बड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी लोग भी बहुत अच्छे हो, संघर्ष करते रहो, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।